द प्रेस हा एक उपक्रम आहे. हा एक उपक्रम असा आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये जेही अधिकारी, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी, मान्यवर लोक या ठिकाणी येतात, त्यांचा आणि पत्रकारांचा संवाद व्हावा. तुमच्याबद्दल, या जिल्ह्याबद्दल, तुमच्या सर्व कुटुंबाबद्दल माहिती व्हावी आणि अतिशय कौटुंबिक असा हा कार्यक्रम असतो. कुठल्याही प्रकारचा याच्यामध्ये तुम्हाला अडचणीत येईल असे प्रश्न आम्ही विचारणार नाही आणि तुम्ही सुद्धा बिनधास्त कौटुंबिकच कार्यक्रम असतो आणि तुम्ही आज आमचे पाहुणे आहात. आनंदाची गोष्ट म्हणजे सरांना तर आपण सगळेजण ओळखतो, परंतु मॅडमचा आणि आपला परिचय नव्हता. माझा तर आता पहिल्यांदाच मी मॅडमला पाहिलं आणि मॅडमचं कार्य इतकं मोठं आहे हे मी आता एका 2 मिनिटात जाणून घेतलं. मॅडम आपल्या अमरावतीला नवीन जे मेडिकल कॉलेज झालेलं आहे त्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहे आणि स्वतः MBBS MD मॅडम आहे. म्हणजे खूप आनंद झाला मॅडम, सरांपेक्षा तुम्हाला पण मला जास्त आनंद झाला. आणि तुम्ही, मला वाटत नाही की तुम्ही पत्रकारांशी आतापर्यंत संवाद साधला असेल. या निमित्तानं सरांचा मी खूप धन्यवाद देईल. आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही या ठिकाणी आलात. अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघ हा अमरावती जिल्ह्यातील सर्वाधिक मोठा पत्रकार संघ आहे. आमचे अध्यक्ष आदरणीय अनिल भाऊ अग्रवाल यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही विविध उपक्रम घेत असतो. त्यापैकी आज हा मिड द प्रेसचा उपक्रम आहे. सर्वप्रथम आज आपल्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून मी आपल्या अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माननीय अनिल भाऊंना विनंती करतो, त्यांनी आपल्या विशालजी आनंद यांचं स्वागत करावं. त्यासोबतच आज आपले दुसरे पाहुणे आदरणीय डॉक्टर श्री लीना मॅडम यांच्या स्वागतासाठी आपल्या मिड द प्रेसचे मुख्य संयोजक डॉक्टर लोकेश घडेकर सरांना विनंती करतो, त्यांनी मॅडमचं स्वागत करावं. सर आणि डॉक्टर श्रीना मॅडम, आपण पहिल्यांदाच आमच्या या मराठी पत्रकार संघात आपलं आगमन झालं असं. आपण आपला प्रवास म्हणजे आपण कुठं शिकलात, आपण कुठचे कुठले आहात आणि आपलं काय भविष्यात तुमचे काय प्लॅन आहे, सर्व बिनधास्त आम्हाला शेअर करा. कुठलीही गोष्ट तुम्ही लपून आमच्यापासून ठेवू नका. इव्हन तो तुमचं लव्ह मॅरेज आहे, अरेंज मॅरेज आहे. हो मॅडम, चांगलं मराठी समजते मॅडम. मला प्रतिसाद देत आहे म्हणजे मला त्यांना मराठी कळत आहे. समझ में आ गया. असल में मीट द प्रेस ये बड़े शहरों की कंसेप्ट है सर. जो ये महानगरों में इससे पहले शुरुआत इसकी नहीं की गई थी. हमने 1 साल पहले शुरुआत की और ये हमारा सौभाग्य है कि मोहब्बता मैडम जब यहाँ आकर गई पिछली बार, उन्होंने अपने जीवन और अपने परिवार पे इस तरह प्रकाश डाला कि ट्रिब्यून से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने उसे कवर किया. उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी उसका प्रकाश डाला. उन्होंने अपने जिंदगी, सामाजिक प्रश्न उस पर प्रकाश डाला. हम SP विशाल आनंद के बजाय विशाल आनंद से मिलना चाहते हैं. SP विशाल आनंद से तो हम रोज मिलते हैं और मैडम से भी हम व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं. हमारे मीट द प्रेस का उद्देश्य यही है कि एक ऑफिसर व्यक्ति के रूप में जनता के ज़्यादा नज़दीक जाए. विशाल आनंद साहब से तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुआ हर व्यक्ति मिला होगा, परिचय होगा, उनके बारे में छापता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है. आज केवल यहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहेगी क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं. आज नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं रहेगी. थैंक यू अग्रवाल जी. पहले तो मैं अग्रवाल जी का, लोबाश्री का और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने जिले के मराठी पत्रकार संघ का मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हमें, हम दोनों को, मुझे और मेरी वाइफ को इतना सम्मान दिया कि आज आपके बीच में यहाँ हमारे बारे में जानने के लिए. वैसे तो मैं इससे पहले काफ़ी बार अपने मीडिया भाइयों से इंटरेक्ट किया हूँ, बट आज के दिन में थोड़ा नर्वस हूँ. नर्वस होने के 2 वजह हैं. एक तो मेरी बगल में मेरी बीवी बैठी हुई है और दूसरा कि जैसे अग्रवाल जी ने बोला कि अभी तक मैं जब भी आपके साथ इंटरेक्ट किया हूँ तो आई वॉज इंटरेक्टिंग एज SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और आज के दिन में सिर्फ विशाल आनंद की तरह इंटरेक्ट.
तो ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ पे रैगिंग लिया जाए। मैं लाइटर साइड बता रहा हूँ, बट इट इज़ ऑलवेज अ प्रिविलेज लोगों ने आपको मुझे मेरी वाइफ को बुलाया है। इट इज़ अ ऑनर, थैंक यू। एंड आप जैसे पूछना चाहेंगे तो हम फिर शुरुआत वगैरह कर सकते हैं। आशा करता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, तो ऐसा ना होते हुए मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा एंड ऑल्सो माय वाइफ। सर आप ही बताइए। आप बताइए ना। जी, मेरे बारे में शुरुआत करें तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद, तेलंगाना। उस टाइम पे तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। मेरे फादर और मदर दोनों भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। एक सिस्टर है जो अभी शादी वगैरह होकर सेटल हो गई है छतरपुर जिले महाराष्ट्र में ही। बचपन से बिकॉज हमारा मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते तो घर में आई बड़े दोनों ने भी एम्फेसिस वही दिया था कि जितना अच्छा पढ़ोगे उतना तुम खुद से अपने लाइफ में सेटल हो सकते हो, खुद के फैमिली का भी अच्छे से ये कर सकते हो, साथ में इफ पॉसिबल जो भी शक्यता है पब्लिक और सोसाइटी के लिए भी कर सकते हो। तो इसी उद्देश्य से एम्फेसिस दिया गया था कि पढ़ाई वगैरह को लेके। एंड मेरे माँ बाप ने मेरे लाइफ में मेरे लिए तो कुछ कमी नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। बट किसी चीज़ में अगर छोटा बहुत कमी हो भी गया, बट दे इंश्योर्ड कि पढ़ाई को लेके कभी मुझे या मेरी सिस्टर को कोई इशू ना हो, ना ही कोई कमी हो। दे ट्राइड देयर बेस्ट। मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते उनके हाथों में जो भी रिसोर्सेज था, जो भी पॉसिबल था, उस हिसाब से उन्होंने बेस्ट ऑफ द एजुकेशन देने की कोशिश की है। एंड सिर्फ एजुकेशन को प्रोवाइड करना ही नहीं, तो साथ में एक फैमिली सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट की तरह उन्होंने दिया था। यस, मैं आज के दिन में जो भी हूँ आई डीम इट बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई मदर। आई वडील दोनों की वजह से ये मेरा बनना है। साथ में सिस्टर का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। एंड स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हैदराबाद में गया था। आफ्टर दैट आई गॉट इनटू IIT रुड़की, जहाँ से मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में से ग्रेजुएशन का डिग्री लिया था 2006 से 2010 के बीच में। आफ्टर माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री फिर UPSC की तरफ फिर पढ़ाई शुरू की थी। 2013 का जो UPSC का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था उसमें मुझे रैंक मिला एंड IPS का सर्विस मिला। एंड उसके लिए भी भगवान की कृपा है कि IPS और बाद में फिर महाराष्ट्र जैसा कार्य किया। 2014 के बाद ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद महाराष्ट्र में पहला मेरा प्रोफेशन जो था नगर जिले में हुआ था, followed by my first independent posting as SDPO अंबाजोगाई, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में 2016 में। वहाँ पे 1.5 साल के बाद में फिर मेरी पोस्टिंग हुई थी एज ADC टू गवर्नर। मुझे राज्याचे आदरणीय राज्यपाल उनकी ADC की तरह मेरी नियुक्ति हुई थी 2018 में। और मुंबई में मेरा लंबा कालावधि गया 4 साल का। और उसी बीच में मैं अपने फ्यूचर वाइफ मैडम से भी मिला। हमारा अरेंज मैरिज था, घर वालों ने अरेंज मैरिज रिश्ता तय किया, हमारा मिलना हुआ एक बार। मिलने के बाद फिर वो कहते हैं ना हिंदी में चट मांगनी पर बिहार करके, वैसा निकल गया। तो शादी हुई। शादी होने के बाद में फिर मैडम ने खुद वहाँ मुंबई में MD चूज़ किया था, सो दैट हम साथ में मुंबई में रह सके। शी कंप्लीटेड MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम नायक हॉस्पिटल। तो शुरुआत की हमारी शादी
कि जो है मुझे यहाँ पे एसपी अमरावती ग्रामीण की तरह नियुक्ति दी गई थी। एंड अभी तक का जो यहाँ पे मेरा इस जिले में प्रवास है बहुत ही अच्छे से गया है। ये मेरा बेसिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। मैं मैडम को देता हूँ अपना थोड़ा परिचय देंगे। सभी को नमस्कार। ये मेरे फर्स्ट स्टेज इंटरेक्शन है तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ, बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि ये 6 साल की शादी की जर्नी में ये फर्स्ट टाइम है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच अमरावती प्रेस आप सबको। एंड मेरे बारे में मेरा नाम डॉक्टर श्रीलिंगा है एंड मैं पैदा हुई हूँ वारंगल में। वारंगल में मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। छोटे से जॉब थे बट प्रमोशन के दौरान रिटायरमेंट के टाइम पे वो DFO बने थे। तो हमारा भी मदर हाउसवाइफ थे और हमारा भी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है, बट मेरे एक भाई है और मैं दोनों का पढ़ाई पूरा बचपन से पढ़ाई में भी बहुत अच्छा गया है। पेरेंट्स बहुत उसमें इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा बोला है हमको और हमने देखा है क्योंकि मेरे फादर को छोड़ के बाकी पूरा फार्मिंग बैकग्राउंड है मेरा पूरा परिवार। तो फादर ने यही हमको बोला है कि आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो पढ़ाई आपको एक ही रास्ता है क्योंकि बाकी कुछ फाइनेंशियली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो फिर हमने जितना हो सके हम पूरा मेहनत की और पढ़ाई की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MBBS सीट मिला गवर्नमेंट में। फिर MBBS होने के बाद PG प्रिपरेशन के दौरान सर का रिश्ता है और पहले मैं रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे डॉक्टर की चाहिए था, क्योंकि बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं और लोगों का सेवा करूं। इफ मैं ऐसा ये पार्टनर चूज करूंगी तो थोड़ा मुझे मेरे करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करने का चांसेस थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सोचने लगी। बट एक बार मेरे भाई ने बोला कि एक बार मिल के देखो फिर बाद में डिसाइड करो। फिर मैं मिली और एक ही मुलाकात में मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। फिर क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा था और इतना अच्छा लगा मिलके। फिर बाद में 2-3 बार बात करने के बाद फिर दोनों की तरफ से फिर आगे बढ़े और शादी हुआ और अभी 6 साल हो गए और मेरी अभी 2 साल की बेटी है। फिर शादी के बाद जब मैं मुंबई आई तभी काउंसलिंग हुआ और मैंने गवर्नमेंट सीट नायर में लिया पैथोलॉजी, क्योंकि मैंने ब्रांच में ऐसा चूज़ किया कि मैं फैमिली को भी टाइम दे सकूं, क्योंकि सर का इतना टाइमिंग्स हेक्टिक रहता है तो मुझे थोड़ा फ्री ही चाहिए था मेरा ब्रांच। तो मैंने पैथोलॉजी चूज़ किया एंड मैंने 3 साल मुंबई नायर से मैंने कंप्लीट किया। फिर नागपुर में हम आने के बाद में मेरी बेटी हुई है। फिर तो मैंने 1.5 साल का ब्रेक लिया, कुछ काम नहीं किया 1.5 साल। फिर बाद में अमरावती आने के बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी में 10 महीने काम किया एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर। फिर जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ और इंटरव्यूज हुआ मैंने अप्लाई करके उधर मैंने सीनियर रेजिडेंट की तरफ मैंने ज्वाइन किया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। एंड मेरा अमरावती सिटी से मेरा इतना शहर से इतना अच्छा लगा कि मेरा घर याद नहीं आता है मुझे इधर, क्योंकि बहुत ही सिमिलर है वारंगल और अमरावती। और इधर लोग भी मुझे बहुत ही वार्म लगते हैं कि कोई भी ऐसा मुझे कहीं पे भी वर्क में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और घर पे भी। तो ये मेरा लाइफ जर्नी है।
देश बदल रहा है, महिलाएं बाकी काफ़ी आगे जा रही है, तो इसका एक उदाहरण भी है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा IPS को भी रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो आई वॉज रिजेक्टेड इनिशियली बाय मैडम, बट शायद पता नहीं भगवान की कुछ और इच्छाएं थी, तो फाइनली हम दोनों एक साथ हुए और एक साथ के आगे अभी हम दोनों के अलावा हम 3 हुए हैं। मेरी एक 2 साल की डॉटर है, वी आर बोथ ब्लेस्ड एंड एक अधिकारी होने के नाते, क्योंकि अधिकारी होना एक चीज़ है और पुलिस वाला रहना भी दूसरी चीज़ है, क्योंकि दैनिक लेवल पे काम हमारा इतना रहता है, इतने सारे प्रेशर्स रहते हैं, काफ़ी सब चीज़ें रहती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बंदा ऑफिस में अपने चेम्बर में बैठ के काम कर रहा हो, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटा के घर भागूँ, सुबह मैं अपनी वाइफ का और अपनी बेटी का चेहरा देख सकूँ, ऐसा अगर उसके दिमाग में विचार है तो मेरा ये मानना है कि ही इज़ हैविंग अ वंडरफुल फैमिली लाइफ। तो उस विषय में मैं बहुत ही ये खुश हूँ कि मुझे इतनी बढ़िया जो है लाइफ मिली है, जो कि हमेशा उसने जो सपोर्ट किया है मुझे ड्यूरिंग ऑल माई पोस्टिंग हो, काम हो, अच्छे दिन बुरे दिन सभी में उसने मेरा सहारा दिया है। और साथ में बेटी, क्योंकि चाहे दिन भर मैं चाहे जितना भी नाराज़ हो जाऊँ, जितने भी लोग मेरे सामने आए और वो मुझे गाली दे या मुझे नाराज़ करके जाए, अपना घर में जब मैं पहुँचता हूँ तो एक बार मेरी बेटी का चेहरा देख के पूरा मैं दिन का जो ये है भार है पूरा दिमाग से निकल जाता है। तो दैट वे, एंड शायद ये ऐसा नहीं है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ऐसा तो नहीं कहूँगा, बट शायद दुनिया ने, भगवान ने महिलाओं को इसीलिए बनाया है। तो घर में जब आप पहुँचते हो और आपके घर के महिलाओं को देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाते हो। दैट वे आई एम ब्लेस्ड दिस। पहली बार जब मुलाकात हुई आपकी मैडम से, तो आपने ऐसा क्या बोले कि उन्होंने आपको तुरंत पसंद कर लिया? कैसे इम्प्रेस किया नहीं, इम्प्रेस करने का इंटेंशन नहीं था, वैसे तो वेरी फ्रैंक, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, स्पेशली उनके सामने तो बिल्कुल। तो हम मिले फैमिलीज के साथ में, फैमिली इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद में फिर दोनों फैमिली ने ऐसा सोचा कि लड़का और लड़की को आपस में बात करने देते हैं। तो हम जब दोनों आपस में बैठ के बात करने लगे तो मेरी तरफ से 2-3 मुद्दे थे जो मैंने उनको बताया, जो अभी भी मुझे याद है कि घर में मैं एक अकेला बेटा हूँ, थोड़ा इंडियन फैमिली, इंडियन वैल्यूज़ वगैरह, तो ऐसा माना जाता है कि घर में आए बड़े बेटी के साथ रहना चाहते हैं, पता है जो चल रहा है। तो मैंने सभी बोला था कि मैं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं यहाँ महाराष्ट्र में रहूँगा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स वहाँ अकेला, उनका बुढ़ापा जो है रहेगा, मैं अकेले तो इनसे मैंने वही विनती किया कि जो मेरी होने वाली भाई को रहेगी उनके लिए वो ठीक रहना चाहिए। थिंक कि वो तुरंत मान गई, उनका भी वाइफ का भी वही कहना था कि उनके भी भाई बड़े हैं, उनका भी एक अकेला भाई है, तो जो मैं चाह रहा हूँ उनके घर में लोग भी वही चाहेंगे, तो इसलिए मैं तुरंत किया था, जो मुझे अच्छा लगा। दूसरा विषय था कि मैंने इनसे यही पूछा था कि महाराष्ट्र में हम IPS वगैरह बन तो जाते हैं सब ठीक, बट हमारा 2 साल का टेन्योर रहता है, 2 साल एक जगह तो दूसरी जगह 2 साल वैसे हम काफ़ी घूमते हैं, तो उससे क्या है कि इनका जो कैरियर है वो थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इनिशियली जैसे मैडम ने अभी बताया तो उनके कुछ और सपने थे कि वो एक डॉक्टर को शादी विधि करना चाहती थी एक्सेट्रा, बट
के साथ हादसा हो गया कि अच्छा आप हादसा मानते हैं सालों से कि डॉक्टर से शादी ना होते हुए पुलिस वाले से हो गई। मैडम के साथ में हादसा हो गया था। She was okay with that. और शायद मैडम नहीं जानती कि ये हादसा है। नहीं अभी पता नहीं मैडम क्या उसने तो बताया नहीं है, तो बोलती है कि मैं खुश हूँ। वैसे तो कुछ है क्योंकि हमारा दोनों का आपस में मजाक वगैरह चलता है। तो मैं इनको बोलता हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ और हमारा घर पुलिस का घर है, सरकारी पुलिस का बंगलो है, घर है। तो हमारे घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। मैं इनको रोकता हूँ कि भाई उसी हिसाब से मेरे शरीर में कोई आज़ादी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम डॉक्टर हो। ऐसे चलता है वैसे तो। कमिंग बैक वो ब्रीफ इंटरेक्शन मुश्किल से हम आधा घंटा बात किए थे, तो आधे घंटे में मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था वो मैं इनके सामने रखा और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन्होंने मेरे सामने रखा। एंड वी हैड अ ब्रीफ इंटरेक्शन एंड शी वाज आल्सो पॉजिटिव अबाउट मी। एंड मेरे लिए, शायद मेरे लिए नहीं, एनी पर्सन, हर इंसान को जो है स्पाउस यानी पार्टनर जो है उनसे एक ही अपेक्षा रहती है कि साथ का जो बचा हुआ लाइफ का जो जर्नी है वो साथ में जो हम जिसके साथ बिताते हैं उसके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव एंड अफेक्शन इसके साथ में अगर निकले तो अच्छा है। उसके लिए क्या सामने वाले के जो इम्पोर्टेंट उनके एक्सपेक्टेशंस है वो अगर क्लियरली चल रही है तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जब भी वो एक आधे घंटे के इंटरेक्शन से शुरू हुआ उसके बाद में फिर 2 दिन बाद बात आगे बढ़ने लगी। मैडम आपके शाम को बार बार जाना पड़ता बाहर उनकी ड्यूटी के हिसाब से, आप कैसा महसूस करते वो टाइम पे? ये एक मतलब पहले से शादी के पहले जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ तभी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। ये भी एक चीज़ था कि बोला जब भी मेरे से होता है मैं 100% आपको टाइम दूंगा, बट जब ऐसा पोस्टिंग आएगा जहाँ पे मेरा ज़रूरत है तब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं टाइम स्पेंड मुझे टाइम चाहिए, घर पे रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट मुलाकात में ही वो सर ने मुझे क्लियर कर दिया, मैंने अग्री किया एंड मैं मेंटली वैसे रेडी थी कि सब ऑब्स्टेकल्स फेस करने के लिए। तो वैसा ही जब उनका एडीसी की तरह गवर्नर के पास पोस्टिंग थे तब हमने बहुत शादी के पहले 3 साल बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, छुट्टी लिया बाहर गए। बट अभी 3 साल से ये जब एसपी की तरह है मैं भी उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ तो मैं भी डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ। तो मैं जितना टाइम वो देते हैं संडे में 3-4 घंटे उससे मैं खुश हूँ। वो भी संडे भी नहीं मिलते कभी कभी तो भी मैं खुश हूँ कि मैं बहुत उसमें मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि इनका जॉब की पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली वो बदलते जाएगा। मे भी अगली पोस्टिंग में जब टाइम मिलेंगे तो वो तब मुझे टाइम और मेरी बेटी को टाइम देंगे, तो मैं उस हिसाब से तैयार हूँ कैसे भी। आपने मान्य कर लिया इसलिए मंजूर है। ऐसा साहब ने तो नहीं बोले ना आपको बोले? ये मैं वो भी बोलना चाहूँगी कि जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ सर ने बताया कि कभी उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए नहीं देखा, वो जेन्युइन थे जब मिले तो वही मुझे बहुत पसंद आए। जनरली हम कोई किससे मिलने जाते हैं पहले हम पॉजिटिव्स रखते हैं कि हमारा ये रहता है, हमारे इसमें ये पॉजिटिव्स रहते हैं, पर सर ने पूरा नेगेटिव्स रखा मेरे सामने। आपका कैरियर इफेक्ट होगा, आपको पूरा 2 साल में शिफ्टिंग करना पड़ेगा, पूरा नया शहर में जाना पड़ेगा, ये बोला। और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, जब मैं दे सकता हूँ तभी दूंगा, नहीं तो आप एक्सपेक्ट मत करो। तो ये सब नेगेटिव्स बोल के जेन्युइनली उन्होंने पूरा मेरे सामने क्लियर रखा, तो वो मुझे
बहुत ही अच्छा लगा सर का कि इतना जेन्युइन आदमी जनरली नहीं रहते, कि पहले इम्प्रेशन वो लोग को ऐसा रहता है कि मेरा पूरा पॉजिटिव रखना चाहिए, ये ऐसे नहीं थे। तो वही मुझे बहुत ही पसंद आया और मुझे इनके बारे में सोचने में लगी वो, और फिर मैं आगे बढ़ी। सर बेसिकली IIT इंजीनियर आपने बताया सर। कोई मेरी अपने शोहर का जो है पब्लिक में ये नहीं करती है। अभी भी मुझे पता है काफ़ी बार मुझे गाली पड़ी है कि मैं इनके साथ में समय नहीं देता हूँ करके, काफ़ी बार गालियाँ पड़ी है। सर बेसिकली IIT इंजीनियर्स जो है, जो इनको लमसम पैकेज के साथ विदेश में इन्हें जॉब मिलता है, तो वो छोड़ के आपने एकदम सिविल सर्विस UPSC ट्राई की, क्या बताएंगे जर्नी कैसी? जी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो यस, IIT ग्रेजुएट्स काफ़ी डिमांड में रहते हैं। पब्लिक का ऐसा मानना है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद मानता हूँ क्योंकि IIT में जाने के बाद में मैं कितना हूँ अगर उसको बदल में रखा, बट मेरे साथ के जो लोग थे उनसे काफ़ी मुझे सीखने को मिला। एंड जो आपका मेन क्वेश्चन है कि जो पैकेज वगैरह मिलता है उसको छोड़ के फिर इस साइड में क्यों होना। ऑलमोस्ट अभी मुझे कॉलेज छोड़ के 15 साल हो गए हैं। अभी मैं जब अपने IIT के बाकी लोगों के साथ में जो लोग बताता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उनका वही कहना है कि उनको महीने के आखिर में बराबर उनके अकाउंट में बहुत ही बड़ा रकम आ जाता है सैलरी के मार्फत। बट उनके लाइफ में जो दुख की बात वो खुद जो बोलते हैं वो ये है कि मैं रोज़ एक ही टाइम पर उठता हूँ, रोज़ एक ही चीज़ करता हूँ और काम भी मेरा वही रूटीन है, सेम है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा या स्पाइस या नमक ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो डेली हर दिन अपना लाइफ सेम तरीके से जी रहे हैं, तो उसमें क्या है फिर उनको खुद लगता है कि भाई अभी ये करके सेम थिंग अगर मैं अपने लाइफ में देखूँ तो मुझे इस फील्ड में रह के बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि अभी काफ़ी लोग काफ़ी अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सवेरे उठ के जो वर्दी पहन के घर से निकलता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा आज का दिन कल के दिन से अलग होने वाला है, क्योंकि हर दिन मेरा एक नया चैलेंज है। हर दिन मैं नए चीज़ों का अनुभव ले रहा हूँ, नए प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको सॉल्व वगैरह कर रहा हूँ। तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं 10 बजे घर से निकला और रात को 7 या 8 बजे घर वापस कब आया। इससे क्या है कि आप खुद अच्छा ऑक्यूपाइड रहते हो, खुद आपको अच्छा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस कीप्स मी गोइंग अहेड। तो मुझे लगता है कि अगर शासन की तरफ से हमको जो सैलरी मिलती है वो कॉर्पोरेट से अगर मान लो काफ़ी कम भी हो, बट ये काफ़ी कॉम्पनसेट हो जाता है कि टाइम के बाद आपको कितना पैकेज मिल रहा है, कितना सैलरी आप महीने में या साल का कमा रहे हो, वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। तो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अलावा अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मेरे जो बाकी के इतर कॉलेज के दोस्त हैं वो पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। एंड जायज़ बने जो सरकार को टैक्स भरना है वो भर रहे हैं, उसके आगे वो काफ़ी कम लोग जो है देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ कर पाते हैं। अगर करना भी चाहे तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। बट आई एम ब्लेस्ड कि इस जॉब में एक तो जैसे आम बाकी के नागरिक की तरह मैं टैक्स तो भर ही रहा हूँ एक नागरिक के नाते, बट मेरा काम ही ऐसा है कि उससे मैं शासन की तरफ, देश की तरफ और अपने सोसाइटी के लिए भी जो भी हो सकता है मेरे लेवल से, बोथ एट अ प्रोफेशनल लेवल एंड पर्सनल लेवल ऑल्सो, मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो मैं खुद अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ जिससे कि मैं और भी ज़्यादा जो है पब्लिक की सेवा कर सकूँ। आई फील यस दिस इज अ मच बेटर जॉब।
आपके परिवार में भी कोई IPS? नहीं, मेरे पूरे फैमिली, इनफैक्ट मेरे फैमिली, इनकी फैमिली से भी शायद मैं पहला से उनसे बैठ हूँ। सर आपका आपने ऑप्शन में महाराष्ट्र में लगा था कैडर की दूसरा पिक मांगा कौन सा मिला आपको आपके प्राइस के हिसाब से? महाराष्ट्र नहीं, मेरा थर्ड ऑप्शन था महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन मेरा होम स्टेट आंध्र प्रदेश था, सेकंड कर्नाटक रखा था क्योंकि कर्नाटक, देखिए ऐसा क्या है कि मैं जब 2013 में जब ये ऑप्शन भर रहा था, मेरी कच्ची दिमाग थी, मैंने कुछ इतना दिमाग नहीं लगाया। बेसिक लेवल से हैदराबाद जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से सबसे पास वाला स्टेट कौन सा है करके वो भरता गया था। अभी तो UPSC ने काफ़ी चेंजेस कर दिया। उस टाइम पे आप अपना मनचाहा ऑप्शन भर सकते थे, तो उसमें सबसे क्लोजेस्ट कर्नाटक लगा, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, ऐसे बढ़ते हुए चला गया था। बट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे महाराष्ट्र का ऑर्डर मिला, महाराष्ट्र की इस धरती पर मुझे सेवा करने का मौका मिला। लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के काफ़ी समझदार है, अधिकारियों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या पॉलिटिकल नेता हो, चाहे वो सरकार में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीडिया के बाद तो सभी ने जो है बहुत ही प्यार से मुझे अपनाया है। आशा है कि मैं भी कोशिश करूँगा और मराठी सीखने की, ताकि आप में और भी मैं जुड़ूँ। सर मेरे दो प्रश्न हैं, मैं प्रश्न पूछने के लिए पीछे आया। हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग हमको कहा करते थे कि इन छोटे महानगरों में कलेक्टर या SP, अब CP कॉर्पोरेटिव कमिश्नर, ये उस जिले का या उस अपने अपने क्षेत्र में राजा होता है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपको ऐसी कभी राजा की फीलिंग आती है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आपको काम करते समय पुलिसिंग में पॉलिटिकल प्रेशर कितना सहन है? क्या नहीं, नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन साहब ने पूछा है। नंबर 2 भी अच्छा है। राजा की तरह मैं फील करता हूँ क्या? फीलिंग कभी आती है क्या? इसको अगर मैं जवाब देने चाहूँ तो राजा का डेफिनेशन का अगर देखें तो जो हमारे और मेरे और आपके दिमाग में जो फीलिंग है, अगर उस चीज़ का देखें तो 1947 में एक बार इंडिपेंडेंस और 1950 में अपना रिपब्लिक बनने के बाद वो राजा का जो पद, वो हौदा वगैरह सब कुछ हटा दिया गया, सारे नागरिक समान करके माना गया। तो उस डेफिनेशन में फ्रैंकली कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये राजा हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। बट पैरेलली अगर डेफिनेशन को मैंने चेंज कर दिया और वो बंदा जिसको लोग प्यार करते हैं, उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा बंदा अगर राजा बन सकता है तो यस, भगवान की कृपा है, महाराष्ट्र वासियों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे राजा से कम सम्मान नहीं दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजा का जतन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट लोगों के प्यार में भी मुझे ऐसा फील करवाया है कि मैं राजा हूँ, क्योंकि और इससे मुझे मेरा मनोबल और भी पता कि मैं लोगों के लिए और थोड़ा अच्छा मेरे हाथ से जो हो सकता है वो किया जाए। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपने जैसा बताया, पॉलिटिकल प्रेशर, यस, हमारे प्रोफेशन में ही पॉलिटिकल प्रेशर रहता है एंड बीइंग SP और भी ज़्यादा रहता है। देन वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से उसको देखना चाहते हैं। अगर मैं ऐसा सोचने लग गया हूँ कि मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे किसी का सुनना नहीं है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा लोकशाही देश है एंड प्रजा जो नागरिक है वो नेता को चुनती है। नेता जो है वो इकट्ठा मिलके सरकार बना के फिर देश का या राज्य का पॉलिसी तय करते हैं, और उस पॉलिसी के नाते सारा गवर्नमेंट मशीनरी को जो है उसी हिसाब से काम करने रहता है। और ये काम भी हम संविधान के जो
बनाए हुए दायरा है उसके अंदर में रह के करते हैं। तो चाहे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ या चाहे कलेक्टर भी रहूँ, SP, CP या इवन जैसा आपने बताया कि राजा जैसा भी अगर महसूस करने लगूँ, बट वी हैव टू वर्क अंडर दैट लिमिटेशंस जो हम पे रखा गया है। एंड अगर इस लिमिटेशंस के अंदर में आप काम कर रहे हैं तो मैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि नागरिकों का जो आवाज़ है वो नेता के थ्रू हमारे सामने रखा जाता है। और अगर संविधान के हिसाब से और कायदे के हिसाब से वो हम कर सकते हैं तो हमारा करना जो है हमारी जवाबदारी है, तो उसको मैं प्रेशर नहीं करूँगा। बट यस, ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस आए हैं जिसमें कुछ नेताओं ने जो है वो बाउंड्री के बाहर की चीज़ें जो है वो मेरे सामने रखा गया था, जो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, ना ही मैं करना चाहता था। तो मैंने रेस्पेक्टफुली फिर ऐसे जो नेता है, प्रभारी है, उनको कम्युनिकेट किया कि साहब ऐसा ऐसा कराना पे ये काम होगा नहीं, काम शुरू नहीं होगा। एंड इस सेंस में महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिशियंस काफ़ी मेच्योर है कि वो उस चीज़ का गलत नहीं होगा। तो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते आपका नागपुर से इधर ट्रांसफर हुआ था, ऐसा सुनने में आया था? यस, मे बी, क्योंकि मेरी जब बदली हुई थी उस टाइम पे मुझे भी यही सुनने में आया था, क्योंकि बदली के बाद मैंने भी कुछ कोशिश किया और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया और जानने की कोशिश की कि किस वजह से बदली हुई थी। तो मेरे कान में भी यही चीज़ पड़ी थी। उसको मीडिया के जो दोस्त हैं नागपुर के, उन्होंने भी नहीं बताया। बट एंड ऑफ द डे मैं वही कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार धक्के खाए हैं। मैं इस कुर्सी पे आपके सामने, आप जैसे ऑडियंस के सामने अगर मैं बैठा हूँ तो इट इज़ आफ्टर ऑल द हर्डल्स आई हैव ओवरकम इन माय लाइफ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी के जीवन में, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के, हर किसी के जीवन में, हर अधिकारी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। तो अगर डाउन सिचुएशन आया तो आपको वापस उठ के वापस चलना, क्या दौड़ना भी चाहिए। शायद उसी की कृपा होगी कि मुझे अमरावती जिले का SP बनाया गया। फ्रैंकली नागपुर में जो कालावधि था मेरा पर्सनली अच्छा गया था, बट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है पुलिस ऑफिसर होने के नाते कि नागपुर जिले को संभालने से भी ज़्यादा टफ इस जिले को संभालना, क्योंकि बड़ा है, राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब पुलिस स्टेशन भी बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि नागपुर से भी ज़्यादा जवाबदारी मुझे यहाँ अमरावती जिले का दिया गया है। सर, अभी आपको तकरीबन 12 साल हुए सर्विस में आके। ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, लेकिन कोई बेस्ट किस्सा जो आपको उस दिन लगा कि नहीं सही में मैंने IIT छोड़ के मैं IPS बना, ऐसा एक किस्सा प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। काफ़ी इंस्टेंसेस रहे हैं। कोई जो आपको बेस्ट लगता है? बेस्ट में अगर मैं बोलूँ तो आई स्टिल रिमेंबर अम्बाजोगई की एक बात है। शायद 1 साल का बच्चा था जो एक गैंग में जो है उनको हॉस्पिटल से चोरी करके बच्चे को लेके गए थे। तो ये थोड़ा, क्योंकि सरकारी दवाखाने में, सरकारी हॉस्पिटल में जो मैटरनिटी रूम है, जो बच्चों का वहाँ रहता है, वहाँ से बच्चे का चोरी हो जाना हमारे लिए भी थोड़ा काफ़ी सीरियस लगा था। एंड क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से CCTV वगैरह तो हॉस्पिटल्स में थे, इतना वो नहीं था। तो आफ्टर अ लॉन्ग कोशिश, काफ़ी टीम्स लगाने के बाद फाइनली बच्चा मिला था। मुश्किल से कुछ महीनों का भी नाम नहीं था। तो वो एक इंसिडेंस था जिसमें वो बच्चे को अपनी माँ के साथ में वापस लेकर आना, इट वॉज अ स्पेशल, क्योंकि
बाकी का हम करते हैं, बट ऐसा कुछ करे तो अच्छा लगा था। अभी हाल ही में रिसेंटली नीलगाट का प्रकरण आपको भी पता है, 22 साल के बच्चे का हृदय रोग डायग्नोज हुआ था अपने यूरोप में। एंड एक्चुअली वो पुलिस का केस भी हुआ था, वो तो अलग था, बट फॉर्चुनेट ये है कि पालक मंत्री साहब को एज ए एसपी मैंने ब्रीफ किया था कि ये जो पुलिस का केस हुआ है वगैरह, तो पालक मंत्री साहब भी पुलिस का केस तो तुम तुम्हारे लेवल में देख लेना, बट आप ये बताओ कि बच्चे का क्या सरकारी हम सहायता कर सकते हैं, उनका जो मेडिकल कंडीशन है। तो सर को मैंने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने इमीडिएटली फिर कंसर्न उनके जो स्टाफ है उनको बताया कि जो भी मेडिकल हेल्प पॉसिबल है बच्चों को तुरंत देना है। फिर कोऑर्डिनेट करके फिर कुछ ही घंटों में हमने एक तो घर के उनके आई बाबा को मना के फिर बच्चे को हॉस्पिटल अमरावती सिटी से नागपुर सिटी शिफ्ट किया। एंड आज ही मॉर्निंग में मैसेज मुझे आया था वहाँ से कि थैंकफुली बच्चे का सर्जरी हुआ है सक्सेसफुली, क्योंकि वो बहुत ही नन्ही सी जान है, तो इतना बड़ा सर्जरी के बाद में वो अभी आईसीयू में ट्रीटमेंट का शुरू है। आई होप कि भगवान की कृपा से से थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला, आई डोंट थिंक कि मेरा कोई कॉलेज का बैचमेट कभी उसको ऐसा कोई मौका मिलेगा कुछ करने का। सर, आपका जैसे रूरल से ज़्यादा कंसल्ट आता है आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो चैलेंजेस जो है वो मेट्रो सिटी या सिटी के हिसाब से रूरल में ज़्यादा है क्या आपके हिसाब से? ज़्यादा कम की बात नहीं करूँगा, बट यस थोड़ी डिफरेंट है चैलेंजेस। रूरल में मोस्ट ऑफ पूरा देश में अगर देखें तो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर फोकस रहता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फैमिलीज रहती हैं, तो खेती के औजार की चोरी या खेती के लिए के कोई भांडर वगैरह ऐसे थोड़े ज़्यादा प्रकार रहते हैं। वेराज अगर आप सिटी में देखें तो सिटी के अलग पुलिसिंग के अलग चैलेंजेस वगैरह रहते हैं, तो रूरल में ये रहा है। एंड ऑल्सो लॉजिस्टिक्स यानी दूर क्षेत्र है, क्योंकि सिटी में आप एक जगह से तो आपका जो पुलिस स्टेशन है काफ़ी पास में पड़ जाता है, तो रूरल में वो शक्यता कम रहती है, आपको कम से कम 20-25 किलोमीटर जाना रहता है पुलिस स्टेशन के लिए, तो वो चैलेंजेस है। और अपने जिले में मेलघाट जो एरिया है उसके बारे में मैंने सुना था कि बट अपना रेटा में जो प्रकरण हुआ था उसमें मुझे एक एसपी होके भी शासन की तरफ से एक अच्छा गाड़ी मिली, सब कुछ मिलने के बावजूद भी यहाँ से मुझे रेटा पहुँचने में 3.5 घंटे लग गए थे। तो ये मुझे तब रियलाइज हुआ कि हाँ कितना जो है लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन जो चैलेंजेस मिलते हैं कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो रूरल एरियाज में ऐसे चैलेंजेस रहते हैं, तो गुड थिंग कि क्राइम रूरल में भी रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो अर्बन एरियाज में जो ग्रीवियस और सीरियस जो क्राइम है वो थैंकफुली रूरल एरियाज में नहीं रहते हैं। जो भी इश्यूज होते हैं छोटे छोटे भांडन खेती को लेके या शेजारी माल उसके मोस्टली भीड़ अभी जैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है क्राइम के बारे में, तो आपकी पोस्टिंग थी क्या तभी भी ऐसा ही था अभी जितना ज़्यादा चल रहा है भीड़ ट्रेंडिंग में क्राइम के बारे में? नहीं, भीड़ जब मेरी भीड़ की पुष्टि हुई थी तो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर लोगों ने बोला था कि भीड़ इज बिहार और महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे मुझे लगा भीड़ का भी अपमान हो रहा है, बिहार का भी अपमान हो रहा है, महाराष्ट्र का भी अपमान हो रहा है। बट वेरी फ्रैंकली जब मैं भीड़ पहुँचा तो उस मेंटालिटी से मैं गया था जो मुझे बोला गया था करके, वो चैलेंज की तरह लेके गया था। मेरा 1.5 साल का जो कालावधि था बहुत ही अच्छा गया एंड बहुत ही पॉजिटिव गया। एंड मेरा ये मानना है कि जो लोग जो बोलते हैं वो तो ठीक है, बट आप पर्सनली जब खुद जाके आपका जो अनुभव रहता है कई बार जो है अलग करके निकलता है, मे बी उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। बट पर्सनली भीड़ में मेरा
अच्छे थे, वहाँ के जो पुलिस स्टाफ है बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट मेरी वाइफ अभी भी बोलती है कि मुझे बीड़ से निकल के कम से कम 8 साल हो गए हैं, बट अभी भी वहाँ के स्टाफ मुझे हैप्पी बर्थडे हो या हैप्पी न्यू ईयर हो अभी भी विश करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं। तो दैट वे आई एम वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू बीड एज अ डिस्ट्रिक्ट। बट अभी जो न्यूज़ में हो रहा है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ है बीड में। बट आई एम वेरी श्योर कि ये आइसोलेटेड इंस्टेंसेस हैं। कुछ 1-2 इंस्टेंसेस जो हम न्यूज़ में देखते हैं उसको लेके पूरे ज़िले को या उस ज़िले के सारे लोगों को ब्रांड करना ठीक नहीं है। बट एज अ पुलिस ऑफिसर आई डू फील कि ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए। एंड अगर ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही जवाबदारी नहीं, एज अ सोसाइटी सभी को जो है उस विषय को एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे इंस्टेंसेस दोबारा ना हो। एंड ऑफ द डे बीड जिला बीड वासियों का है, वो इकट्ठा अच्छे से अगर एक साथ में रह के सामने की ओर चले तो उससे उनको खुद का फ़ायदा होगा और साथ में महाराष्ट्र का भी फ़ायदा होगा। वरना अगर आपस में लोग किसी भी कारण से चाहे बीड के हो या अमरावती जिले में या कहीं और जिले में भी आपस में अगर किसी विषय को लेके वो अगर ऐसा करने लगे तो वो खुद इंडिविजुअली अपना नुकसान भी कर रहे हैं। तो आई होप आने वाले दिन बीड के लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आता सध्या जर पाहिलं तर सोशल मीडियाचा बाहेर मोठ्या प्रमाणात वापर वाढलेला आहे आणि गुन्हेगारी जेव्हा घडते त्याचं चित्रीकरण होताना आपल्याला पाहायला मिळतं आणि ते चित्रीकरण करून पण ते सोशल मीडियावर व्हायरल केलं जात आहे। खूप मोठ्या प्रमाणात विकृती जी आहे ती त्या माध्यमातून दिसते। तर अशा प्रकारची जेव्हा प्राथमिक स्वरूपात तुमच्याकडे व्हिडिओज किंवा काही येतात तर तेव्हा तुम्हाला गुन्ह्याचा शोध लावताना त्याचा सपोर्ट होतो की तुमचा म्हणजे शोध लावताना तुमचा माइंड डायव्हर्ट केला जातो? काय वाटते म्हणजे सोशल मीडियाचा वापर करून जो गुन्हा आता सध्या केला जातो हे काय वाटते तुम्हाला नेमकं याच्यामध्ये? गुड थिंग दैट सोशल मीडिया क्राइम को कवर करने में इज अ वंडरफुल थिंग। अगर लड़की सड़क पे जा रही है और कुछ लड़के लड़की को छेड़ रहे हैं, ऐसा किसी ने वीडियो अगर रिकॉर्ड किया है तो हमारे लिए एज अ पुलिस ऑफिसर अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी कारण से वो महिला पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, वॉट एवर रीज़न अगर वो किसी कारण से पुलिस को अप्रोच नहीं भी करती है तो हमको एज अ थ्रू दैट पोस्ट एंड दिस थिंग हम महिला कौन है करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम विनती कर सकते हैं कि आप अपना टकरा जो है दाखिल कीजिए सो दैट हम आरोपियों के ऊपर में कार्रवाई कर सकें। दिस वे सोशल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल। बट विनती वही रहेगा कि एज अ नागरिक हम वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है, बट आप वीडियो रिकॉर्ड करके फिर इमीडिएटली अगर आप हेल्प के लिए एस्केलेट कर रहे हो टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर जो भी, तो दैट वे आप एक जन जागरूक नागरिक की तरह आपकी जो जवाबदारी हो इम्पोर्टेंस हो वो आप कर रहे हो। वरना आपने सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए अगर रिकॉर्ड करके आपके अकाउंट में डाल रखा है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे आपको लाइक मिलेंगे या आपका पोस्ट वायरल होगा जिससे आपका खुद का फ़ायदा होगा, तो दैट इज़ नॉट डन। तो ऐसे गुनाही के मैटर में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अमरावती की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए क्या जिले में पर्याप्त पुलिस स्टेशन है और पर्याप्त पुलिस स्टाफ है, और अमरावती जिले का सबसे सेंसिटिव पुलिस स्टेशन कौन सा है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर द कंट्री ये तो प्रूवन फैक्ट है कि वेस्टर्न नेशंस जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बराबर में देखें तो एक पॉपुलेशन के हिसाब से जितने पुलिस कर्मचारी रहने चाहिए इंडिया में ही ओवरऑल कम है। तो यस, पूरे देश को आवश्यकता है ज़्यादा पुलिस कर्मचारी, उसमें भी महिला पुलिस कर्मचारी और भी आए ऐसा ज़रूरत है। बट सिमिलरली देश की आर्थिक परिस्थिति देख के फिर कितने रिसोर्सेस एक टाइम पे पुलिस इन पे दे सकते हैं वो भी एक चैलेंज है। तो उसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं, इश्यूज इन द सेंस
बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि अभी अपने आदरणीय सीएम साहब जो होम मिनिस्टर भी है और अपने जिले के पालक मंत्री साहब ने तो अभी रिसेंट में उनका जब विजिट हुआ था तो उन्होंने निर्देश दिया था मुझे यूनिवर्सिटी सर को भी कि नए प्रस्ताव, नए पुलिस स्टेशन और नए मनुष्यबल के लिए आप प्रस्ताव दीजिए सो दैट हम शासन की तरफ से उसके ऊपर में विचार करके जो आर्थिक यानी जो रिसोर्स के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने का प्रयास करेंगे। पुलिस स्टेशन की मांग की है अपने जिले में अलग अतिरिक्त अभी वो वर्किंग में है, मे बी अमरावती के भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें और नागरिक को बेस्ट सर्विस देने के हिसाब से मेरा मानना है कि 5 से 6 और पुलिस स्टेशन बनने की आवश्यकता है। और धारनी और चिकलदारा तालुका में जहाँ पे बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे अगर पुलिस स्टेशन नहीं तो आउटपोस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। सर आप एसपी बनने के बाद जब यहाँ आए अमरावती क्षेत्र में जो परिस्थितियाँ पहले थी अब जो आपके क्षेत्र में जितने भी पुलिस स्टेशन है उनकी स्थिति क्या है? कोई चेंजेस हुआ है? इसका जवाब मुझे नहीं आपको देना चाहिए। अगर मेरा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना होगा तो वो मुझसे ज़्यादा आप लोग मेरा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर सकते हैं। बट आई थिंक एंड आई बिलीव कि हमको सर्विस में ये सीख बताई जाती है जिस कुर्सी पे आप बैठने के लिए जा रहे हो उस दिन का जो परिस्थिति है और जिस दिन आप उस कुर्सी से कहीं और जा रहे हो उस दिन का परिस्थिति, तो ये दोनों के बीच का जो कालावधि है उसमें कोशिश करो कि अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने का और थोड़ा उसको बढ़ाने का। अगर वो नहीं भी हुआ तब भी चलेगा पर उसको बिगाड़ो मत। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि जो जिस दिन मैं यहाँ पे आया उससे आज के दिन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वेल एंड गुड, बट आई एम 100% श्योर कि मेरे कालावधि में परफॉर्मेंस नीचे तो नहीं गया है। सर हमारा पत्रकारों की ओर से व्यक्तिगत विषय है। पत्रकारों पे हमले ये आम घटना हो चुकी है, न केवल अमरावती न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में। हमारी सभी पत्रकारों की तरफ से आपसे एक ही विनती है कि पहले की तुलना में फील्ड रिपोर्टिंग पहले ही कम छूट हो चुकी है, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग में खतरे बढ़ गए हैं। पहले खतरे कम थे, आजकल पॉस्को आ गया है, महिलाओं की शिकायत के बिना कोई इंक्वायरी के तुरंत गुना दाखिल किया जाता है, एक्सटॉर्शन के गुना दाखिल किए जाते हैं। हमारे पदाधिकारी का हम आपके पास आए थे, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू किया गया है। मेरी आपसे पत्रकार संघ के अध्यक्ष के नाते एक विनती है, ये व्यक्तिगत विषय है कि उस कानून का कड़ाई से जीने में अमल हो। पत्रकारों पर हमले के समय, पत्रकारों के विरोध में अगर कोई रिपोर्टिंग के समय कोई घटना होती है पत्रकारिता के समय, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये आपका रिक्वेस्ट नहीं, इनफैक्ट आदेश होना चाहिए संगठन के अध्यक्ष होने के नाते। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पत्रकार आप लोग यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रेस, मीडिया। तो आपकी कंधों के ऊपर में बहुत बड़ी जवाबदारी है। एंड आपकी सुरक्षा सिर्फ एक एसपी के लेवल की बात ही नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर, मैंने अभी जो भी मेरा कालावधि रहा है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जब भी कुछ ऐसा घटना हुआ है तो हाईएस्ट लेवल, इनफैक्ट इवन इनकमेंट होम मिनिस्टर ने भी जो है ऐसे घटनाओं का दखल लिया है और उसी हिसाब से निर्देश वगैरह दिए हैं संबंधित पुलिस वालों को। आई एम फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट मेरे कालावधि में अपने ज़िले में ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है। बट ये मेरी जवाबदारी है, आपकी और आपके परिवार वालों की सुरक्षा की जवाबदारी मेरी है। अगर आपको कोई फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट ऑल्सो मेरी जवाबदारी है। अगर खंडनीय का मांगनी करते हुए या किसी और उद्देश्य से आपको परेशान कर रहे हैं, उसकी भी मेरी जवाबदारी है। रिक्वेस्ट वही रहेगा कि आपको अगर ऐसा कुछ भी अनसेफ सिचुएशन कभी भी लगे तो देन थानेदार तो आपके लिए ही है, बट एनी टाइम आप मुझे भी आप संपर्क करके एनी टाइम ये कर सकते हैं।
सर क्लास क्वेश्चन दोनों मेरा एक क्वेश्चन मैडम से मैडम अभी जागतिक महिला दिन अभी 8 मार्च को हुआ है, उसी संदर्भ में कि आप जैसे संरक्षण के बारे में, सुरक्षा के बारे में हम महिलाओं की बात करते हैं, तो आप नज़दीकी है कि पुलिस की भूमिका महिलाओं के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है पुलिस कितनी सुरक्षित महिलाओं को पुलिस की तरफ से कितने सेफ्टी आपको महिला ये सुना वो आपको आपके पति के खिलाफ बताना चाहते हैं समझ के जी नहीं, वो सच में आज की जनरेशन, आज की तारीख में भी एक लड़की 100% सेफ नहीं है। वो हर लड़की फेस करती है ट्रैवल में, सुबह में, ऐसा टाइम नहीं है कि सुबह है, शाम है, रात है। सुबह में भी लड़कियां बहुत अनसेफ फील करते हैं अभी भी। तो उसमें सभी लोग को उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वॉइस उठा रहे हैं लड़कियां, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और ये है, बट फिर भी वो इतना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि उनको पनिशमेंट मिले, क्योंकि इजीली वो लोग निकल जाते हैं। इवन भी हमने वॉइस उठाया उनके अगेंस्ट, कोई भी उनके साथ गलत किया जाके किया, बट वो पूरा मैंने जितना देखा इनके तरफ से कि ये पूरे कोशिश करते हैं कि हर केस को कि पूरा उनको सपोर्ट करे लड़की जो भी फीमेल आते हैं कंप्लेंट लेके, बट उसके बाद का वो क्या है, वो पूरा जुडिशियल सिस्टम में रहता है। मेरे मानना वो है कि इनके तरफ से तो मैंने देखा कि कहीं पे भी ऐसा कि नेग्लेक्ट करते हैं ऐसे केसेस में, बट और अच्छा कर सकते हैं। वो मेरा टेक है कि और भी अच्छा कर सकते हैं।